हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आई होप कि आप लोग की तैयारी जो एलटी ग्रेड साइंस की है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तक मैंने चैनल पे 3 से 4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। एक पॉलीमर केमिस्ट्री है, रेडियो एक्टिविटी है एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है। और एक वीडियो और हम लोगों ने अपलोड किया है, वुडवर्ड फ्यूचर रूल। ये सारी वो वीडियो है, वो टॉपिक है जो आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप एलटी ग्रेड साइंस के लिए पढ़ने के लिए जाएंगे तो, है ना। तो आज इस वीडियो में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ये आज इस वीडियो हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि भाई क्या है, क्यों जरूरत है हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की, है ना। सारी चीजें डिस्कस, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में होगा। बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। ठीक है, इंफ्रारेड भी समझेंगे लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना बहुत जरूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अगर मैं बात करूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स जो हैं, अगर इन वेव्स को मैं इंटरैक्ट करा रहा हूँ किसी भी मैटर से, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो एनर्जी की वेव्स हैं, इनको अगर मैटर से इंटरैक्ट करा रहा हूँ, उसके बाद जो मुझे एनर्जी में चेंज मिल रहा है इंटरेक्शन कराने के बाद, है ना, ये जो इंटरेक्शन है पूरा का पूरा, यही स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। अब ये अलग अलग, जैसे इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें जो ईएम वेव हम यूज कर रहे हैं वो इंफ्रारेड वेव्स यूज होंगे। इससे पहले जो वीडियो देखी थी हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें यूवी विजिबल और अल्ट्रावायलेट, जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट वाली मैग्नेटिक वेव्स थी, वो हमने देखी थी। ठीक है। यूवी में क्या होता है कि वहां आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपको वाइब्रेशंस जो है वो शो होंगी मॉलिक्यूल के अंदर। और जो वाइब्रेशन शो हो रही है वो क्यों होंगी, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंटरेक्ट कराएंगे किसी भी मैटर से, जो मैटर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि ये जो इंफ्रारेड वेव है इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती अगर मैं कंपेयर करूं यूवी विजिबल से। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट होते हैं, और उस वाइब्रेशन के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है ग्राफ के अंदर, वो आपका क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। तो उसकी बात करूं अगर मैं डेफिनेशन की, तो उसमें पढ़िए, इट इज कंसर्न with the study of infrared region of electromagnetic wave magnetic spectrum, which is results in a vibrational transition. It is also known as vibrational spectroscopy. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है, खाली वाइब्रेशंस होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, और वही हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्लियर है? अरे बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो यह लिखा हुआ फाउंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन। देखिए, ये नीचे जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें ऑर्डर दिया हुआ, जैसे एग्जांपल देखिए, कॉस्मिक एंड गामा रेज है, फिर आपका एक्स रेज है, फिर वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर आपकी नियर अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर विजिबल रेज है, फिर है नियर इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेडियो रेडियो वेव जिसे बोलते हैं। इसको अगर मैं इस पॉइंट से भी समझाऊं आपको, इसमें क्या लिखा हुआ, फाउंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो जो आपको इंफ्रारेड वेव दिख रही है, वो आपको दिख रही है विजिबल एंड माइक्रोवेव के बीच में कहीं आती है। तो देखिए कहाँ है, विजिबल रेंज ये है मेरी, और माइक्रोवेव ये है, इसके बीच में तो आ रहा है इंफ्रारेड आईआर, है ना। तो ये यही पॉइंट बताना चाह रहा है। और आपको इसको अगर बात देखेंगे, इसको, इस पूरे स्पेक्ट्रम को, ये वाला जो है, ये आपका इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ है, और ये आपका इंक्रीजिंग इन एनर्जी, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, एट इलेक्ट्रॉनिक ई बराबर एच न्यू। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो देखिए, अगर मैं देखूं माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव की इधर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और इसकी एनर्जी सबसे कम है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है इस वजह से। ठीक है। अब जो बात करें इंफ्रारेड आईआर रीजन की, तो ये जो रीजन है, ये टोटल जो है रीजन, इसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट इसमें आती है इंफ्रारेड में, वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो पूरी रेंज है वो आपकी 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की है।
आईआर रीजन की पूरी। इसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 2 और पार्ट्स में, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन में और एक है फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन में आप देखेंगे तो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटी इनवर्स वाला जो पार्ट है 1500 से 4000 ये आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन में आता है और 400 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है ये आता है फिंगरप्रिंट रीजन में। और फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है जैसे हम लोग सब ह्यूमन है और हमारे सबके फिंगरप्रिंट अलग-अलग होते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूल का अपना एक ऐसा रीजन होता है जहाँ आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, पता लगा पाते हैं कि ये एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है, कितने बॉन्ड्स हैं, कितने कार्बन बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है ना? वो जो एक्यूरेट डेटा आपको मिलता है वो फिंगरप्रिंट रीजन में मिलता है और इस वाले जो रीजन है 1500 से 4000 इस वाले रीजन में आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया लगता है जब आप स्पेक्ट्रम निकालते हैं, इसका ग्राफ निकालते हैं तो। ठीक है? एक चीज़ और आपको बताता हूँ, होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ CH4 ठीक है? ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, आप मान लीजिए कार्बन है और ये आपका हाइड्रोजन हो गई 4 ये आई मेरी आईआर जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है? यहाँ मेरा क्या है डिटेक्टर है। जब मैं इसको इंटरैक्ट करा रहा हूँ इस अपने सैंपल से, जिसका नाम है मिथाइल, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हो रही है इस मॉलिक्यूल के अंदर मीथेन के अंदर, आईआर जो रेडिएशन है ये और आपको डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है। तो इस वाली जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें आपको एक चीज़ माननी पड़ती है कि जो आपके कार्बन बॉन्ड और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इस केस में, इसको हम स्प्रिंग की तरह क्या बॉन्ड्स को हम स्प्रिंग ही मानते हैं कि बॉन्ड हमारे क्या है स्प्रिंग है और स्प्रिंग के अंदर जो कार्बन है और हाइड्रोजन है दो एंड है और बीच का जो क्या है स्प्रिंग है और स्प्रिंग्स के अंदर क्या होती है वाइब्रेशंस होती है। क्लियर है? अब वाइब्रेशंस भी 6 टाइप की वाइब्रेशन होती है, आगे मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि वाइब्रेशन कैसे होती है और अब क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग वाइब्रेशन का। ठीक है, तो ये चीज आपको मान के चलनी है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वाइब्रेशन हो रही है बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड को हम लोग एज ए स्प्रिंग मान के चल रहे हैं। क्लियर है? अब ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट कि एक्चुअल में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है और कितने-कितने पार्ट्स ये इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमारा आईआर सोर्स है। यहाँ से जो लाइट है आईआर की इंफ्रारेड की, तो यहाँ से आपको निकलती दिखाई दे रही है ये। क्लियर है? उसके बाद ये 2 मिरर है, ये भी मेरा मिरर है और आपको 2 होल्डर दिख रहे हैं। ये है मेरा रेफरेंस होल्डर और ये मेरा सैंपल होल्डर। क्या होता है आपको कि जो 2 होल्डर है, एक में तो रेफरेंस होल्डर है, एक में सैंपल होल्डर है। जब आप सैंपल एनालाइज़ करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आपको सैंपल मान लीजिए वो सैंपल सॉलिड सैंपल है और आपने मान लीजिए वो सैंपल ने डिसॉल्व किया एक सॉल्यूशन ए में और आपका सॉल्यूशन ये है, बी है आपका सैंपल है। इसको आपको एनालाइज़ करना है और ए मेरा सॉल्यूशन है जिसमें मैं इसको डिसॉल्व करूँगा। मतलब डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते मशीन में डायरेक्ट मैंने कोई भी सैंपल रखा और आपने उसको डाला और वो एनालाइज़ हो जाएगा और आपको ग्राफ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो आपको एक सॉल्यूशन के अंदर उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद जब क्लियर सॉल्यूशन बनता है, उसके बाद आपको आपको एक ग्राफ दिखाई देगा और चूँकि ये सॉल्यूशन खाली आपका सैंपल नहीं है, इसमें आपने एक सॉल्यूशन पहले से था वो प्लस आपका सैंपल, ये 2 चीज़ें हैं। तो इसकी जो सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ में भी कुछ ना कुछ पीक्स आएँगी। इसकी पीक्स कैंसल आउट हो जाए, आप काउंट ना करें, इसलिए आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है मशीन को कि ये हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर बना रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन इस चीज़ का है, सैंपल मेरा ये है। तो जिसके अंदर हमने सैंपल डिसॉल्व किया है, मशीन उसको काउंट नहीं करती और उसका ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा शो नहीं होता है, आपका डायरेक्ट सैंपल का ग्राफ शो होगा। ठीक है? ये बीच में है मेरा मोनोक्रोमेटर, ये जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट यहाँ से आ रही है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की, इसको क्या कर रहा है मोनोक्रोमेट कर रहा है सिंगल वेवलेंथ में, इसको आगे भेज दे रहा है यहाँ पे। ठीक है? ये मेरा स्प्लिटर है, यहाँ फिर आपके पास मिरर आ गए 2, ये भी मिरर है। एक लाइट यहाँ से आ रही है हमारी पास होके इस रेफरेंस से, एक आ रही है इससे इससे सैंपल से। तो जो 2 वेव आ रही हैं यहाँ से पास होके, तो ये तो मैं कैंसल आउट कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमारा सैंपल नहीं, सैंपल तो यहाँ पे है। तो ये क्या स्प्लिटर है, इस दोनों लाइट को क्या कर रहा है आपको एक साथ मर्ज करके डिटेक्टर के अंदर भेज दे रहा है। अब डिटेक्ट क्या कर रहा है हमारा, एक तो रेफरेंस को देखेगा, एक लाइट जो हमारी सैंपल की है उसको देखेगा। तो इससे तो मेरे को मतलब नहीं, ये तो रेफरेंस था, हमें खाली सैंपल का चेक करना है। तो जो आपका ग्राफ आपको दिखेगा यहाँ आपको कुछ-कुछ ऐसे पीक्स दिखाई देंगी, है ना? जो पीक्स आ रही हैं वो आपकी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी वाइब्रेशंस हुई हैं, उसके हिसाब से अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की अलग-अलग पीक्स आती हैं और अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप की भी अलग-अलग आती है। तो वो पूरा आगे डिस्कस मैं करूँगा अभी।
अभी बात करें, देखिए रेडिएशन सोर्स जो मैंने यहाँ बताया आपको, ये क्या है, मतलब रेडिएशन सोर्स है क्या? तो अगर बात करेंगे तो ये है नर्स्ट ग्लोअर, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन सोर्स यूज किया जाता है, वो नर्स्ट ग्लोवर यूज कर सकते हैं, या फिर आप टंक्शन लैब भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सैंपलिंग सेल्स एंड सैंपलिंग सब्सटेंसेस, ये आपका एचडीएसएस में कुछ नहीं करना है। और जो मोनोक्रोमेटर है आपका, वो दो यूज कर सकते हैं, या तो आप प्रिज्म यूज कर सकते हैं या फिर ग्रेटिंग यूज कर सकते हैं एज अ मोनोक्रोमेटर। और जो डिटेक्टर्स है आपके, वो थर्मोकपल्स यूज होता है आईआर में, या फिर वोलोमीटर्स। ठीक है। और रिकॉर्डर आपका ग्राफ प्लॉट करके दे देता है एक सॉफ्टवेयर से, जो आपका मॉनिटर में आपको दिखाई देता है। क्लियर है? अब बात करते हैं भाई, किस चीज की बात करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस की। हमने क्या किया है, हमने सैंपल डाला है मशीन के अंदर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और मान लीजिए वो जो सैंपल मेरा ये था, इसके अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लाइट गई, आईआर गई, और यहाँ से कुछ बाहर निकली, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड मेरे स्ट्रेच हो रहे हैं। क्यों स्ट्रेच हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्या है, कार्बन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्या है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि आपको हमेशा वही मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव होंगे, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका क्या हो, डाइपोल मूवमेंट हो। क्या हो? डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्टिव होगा, आईआर एक्टिव होगा, और वो वाइब्रेशन शो करेगा आईआर के अंदर। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको LuCl2, क्या ये मेरा आईआर एक्टिव है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सीएल बॉन्ड ये है, एक सीएल बॉन्ड ये है। तो यहाँ पे इधर का एटम, ये वाला एटम और ये एटम दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है, ना ही कोई एटम, सिंगल एटम है, क्लोरीन भी इधर है, सेम इधर क्लोरीन है, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, इसलिए वाइब्रेशंस नहीं होंगी और आपको कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको हमेशा मॉलिक्यूल्स वो लेने हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, या फिर डाइपोल मूवमेंट हो, वही मॉलिक्यूल्स आपके आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है। सपोज कि मेरा मॉलिक्यूल जो सैंपल में दिया है वो आईआर एक्टिव है, उसके अंदर वाइब्रेशंस आपके हो सकते हैं, दो टाइप के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के आपके वाइब्रेशंस हो सकते हैं। या तो वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो, तो स्ट्रेचिंग में भी दो आपके एग्जांपल है, एक तो हो सकता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकती है, या फिर एसिमेट्रिकल हो सकती है। और सेकंड इसका ये है, या तो स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग अगर हो रही है तो वो सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल होगी। अगर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रही है, तो बेंडिंग में भी आपके पास चार टाइप हैं। या तो वो इन प्लेन होगी, या फिर आउट ऑफ प्लेन होगी। अगर वो आउट ऑफ प्लेन है तो उसमें वेजिंग हो सकती है, या ट्विस्टिंग हो सकती है। अगर इन प्लेन है तो वो सिजरिंग होगी, या फिर रॉकिंग होगी। अब समझते हैं हम एक एक करके कि वाइब्रेशंस हो कैसे रही है, दिखती कैसे है। अगर हमसे कोई पूछे, एक्सप्लेन करना, कोई एग्जाम में आए कि प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि सिजरिंग जो वाइब्रेशन है वो कैसी होती है, कैसे दिखती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको भी पता चल जाएगा। पहले बात कर रहा हूँ मैं इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। देखिए, इसको मान लेता हूँ मैं कार्बन, क्या है, इसको मान लेता हूँ मैं कार्बन, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन। ये क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल कब होगी, अगर ये बॉन्ड भी इस डायरेक्शन में जाए, ये बॉन्ड भी इस डायरेक्शन में जाए, या फिर ये इस डायरेक्शन में जाए, ये भी इस डायरेक्शन में जाए। मतलब हाइड्रोजन की, ये दोनों हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच्ड हैं, ये अगर सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कर रहा है ये वो भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। और इस साइड डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ही है। ठीक है। एसिमेट्रिक कब होगी, एसिमेट्रिक होगी मेरी, या फिर एंटी सिमेट्रिक बोल दीजिए, या फिर एसिमेट्रिक बोल दीजिए। ये कब होगी, एक जो हाइड्रोजन का जो आपका एटम है वो इस डायरेक्शन में मूव करे, और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में करे, या फिर ये इधर करे, इसको उधर कर दीजिए। तो जो क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है, ये वाली, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जो ये क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग सेम डायरेक्शन में नहीं हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है। हमने क्या देखा, स्ट्रेचिंग देखी, स्ट्रेचिंग दो टाइप की हो सकती है, या तो सिमेट्रिक हो सकती है, या फिर एंटी सिमेट्रिक हो सकती है। स्ट्रेचिंग में हमने देखा, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों आइटम्स मूव कर रहे हैं हमारे, तो वो सिमेट्रिक है, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो ये डायरेक्शन हो। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है एक एटम की दूसरे एटम की, तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की। किसकी? बेंडिंग वाइब्रेशन की बात अगर हम कर रहे हैं अभी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकती है सिजरिंग। अब सिजरिंग का नाम कहाँ से आया, आपने जो कैंची हम कपड़े काटने के लिए यूज करते हैं उसको सीजर बोलते हैं। सिजरिंग में क्या होता है, हम लोग जब यूज करते हैं सीजर को, आप देखेंगे कि
ये बेंडिंग जो हो रही है, ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा कार्बन है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। प्लेन सेम ही है, प्लेन चेंज नहीं कर रहा है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये भी इसकी डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये क्या अपोजिट है, ये इधर, तो ये इसके भी अपोजिट में कर रहा है। तो ये क्या है, ये है सिजरिंग। या तो फिर सिजरिंग में क्या होगा, ये इस डायरेक्शन मूव करेगा और ये भी इस डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन प्लेन के अंदर ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सिजरिंग वाइब्रेशन हो जाएगी। रॉकिंग क्या है, रॉकिंग ये है भाई कि आपका जो सेम डायरेक्शन मूव करें, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसकी डायरेक्शन भी इधर कर दूं मैं और इसकी डायरेक्शन भी इधर कर दूं, या फिर इसकी इधर कर दूं और इसकी इधर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो वाइब्रेशन है इसको हम बोलते हैं क्रॉकिंग है, और ये भी इन प्लेन है, मतलब प्लेन का अंदर ही जो वाइब्रेशन हो रही है, ये भी प्लेन के अंदर हो रही है और ये भी प्लेन के अंदर ही हो रही है। अब बात करें आउट ऑफ प्लेन की, आउट ऑफ प्लेन में देखिए दो वाइब्रेशंस हो सकती है, एक तो वेजिंग बोलते हैं और एक होती है ट्विस्टिंग। वेजिंग में क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है और ये दो जो आपके एटम्स हैं, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये आपका आउट ऑफ प्लेन, ये इधर या फिर इधर, दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये वाला भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, और ये एक साथ उधर भी जा रहे हैं। आउट ऑफ ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये इधर भी आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो ये जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, ये आपकी वेजिंग वाली वाइब्रेशन इसे बोलते हैं। ये आउट ऑफ प्लेन होती है हमेशा। ट्विस्टिंग में क्या होता है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, या फिर ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, इसमें भी आउट ऑफ प्लेन है, तो ये क्या है, मेरी ट्विस्टिंग है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। वाइब्रेशंस, जब भी हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी सब्सटेंस को, किसी मॉलिक्यूल को हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी में क्या होता है आपका, एक तो जो मॉलिक्यूल जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका एक्टिव होना चाहिए, आईआर एक्टिव। आईआर एक्टिव होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, या फिर आपका डायपोल मूवमेंट हो। अगर आपका मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आपके अंदर क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है उनके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस हमने पढ़ी, एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो सकती है, एक हो सकती है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में हमने पढ़ा सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या आपका प्लेन सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेम सिंगल सेम डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब ये इधर जा रहा है अगर, तो ये भी इधर डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा। ये सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल में इसका अपोजिट होता है। ठीक, ठीक है। बेंडिंग वाइब्रेशंस में क्या होती है, ये इन प्लेन के अंदर होती है, या फिर इसे सिजरिंग बोलते हैं, रिकिंग बोलते हैं। आउट ऑफ प्लेन में होती है वो बैगिंग और ट्विस्टिंग होती है। आप देखिए, जब आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल की जो आईआर एक्टिव है, उसका ग्राफ आपको कैसे दिखता है, ग्राफ आपको मिलता है, दो एक्सिस मिलेंगे आपको इसमें। एक मिलता है आपको वेव नंबर, जिसे हम सेंटीमीटर इनवर्स में काउंट कर रहे हैं। इधर आपको मिलता है ट्रांसमिटेंस, इधर आपको ट्रांसमिटेंस मिलता है। ठीक है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है आपका इथेनॉल का है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये क्या है, एच एच एच, ये CH2, इधर भी एक एच आएगा, इधर भी एक एच आएगा, और ये मेरा OH। ठीक है, ये वाला रीजन देखिए, ये जो रीजन है आपका, इसे हम बोल रहे हैं फिंगरप्रिंट रीजन। इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। और ये वाला जो रीजन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है इथेनॉल में, इसमें आपका एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। और आप देखिए एल्कोहल का बैंड आपका ये आ रहा है, ये किसका बैंड है, ये अल्कोहल का बैंड है। और इसमें दो ही टाइप के आपके वो हैं, बॉन्ड है, या तो आपका OH बॉन्ड हो सकता है, या फिर CO बॉन्ड हो सकता है, या फिर CH बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी और बॉन्ड आपका नहीं है। तो ये जो पीक आप देख रहे हैं, ये आपके CH बॉन्ड की पीक है, ये फिंगरप्रिंट रीजन है। और ये आपका जो है ये वाला, ये आपका OH का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका आपका ये पीक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा ग्राफ मिलता है जब आप स्टडी करते हैं, और आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब भी आप ग्राफ देखेंगे, तो आपको ग्राफ आपका ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर में ही मिलता है। एक्स एक्सिस पे आपका होता है ये वेव नंबर, और वाई एक्सिस पे होता है आपका ट्रांसमिटेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसे बोलते हैं बी मैक्स, क्या बोलते हैं, बी मैक्स है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको चेंज करने से बी मैक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर, जब आप ग्राफ निकालेंगे तो, है ना। अब आपको ऐसे तो ग्राफ में ही दिखेगी बी मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है, और आप चेंज करते हैं तो वो फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि किस किस फैक्टर से चेंज होती है वैल्यू इसकी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम बोल रहे हैं वी मैक्स। एक साइंटिस्ट अपने हुक्स, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। इन्होंने
बॉन्ड को स्प्रिंग माना और उसको रख के एक आपको फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला है 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में म्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये म्यू क्या, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। एज के जो है ये फोर्स कांस्टेंट है, इसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हैं? ये हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसी से ही डिपेंड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखेंगे आप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। तो जितना भी हम के चेंज कर रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट चेंज करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। जो म्यू है हमारा, ये है रिड्यूस मास, सी है हमारा, ये सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट। ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब जब फार्मूला आप निकाल के देखेंगे, ये फॉर्मूले में आपके पास दो ही चीजें मिल रही हैं, ये के अपॉन में सी। ये फोर्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है हमारे के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, इसके म्यू के। इसे बोल रहे हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोल रहे हैं? रिड्यूस्ड मास। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं रिड्यूस्ड मास। तो मुझे एक चीज बताइए, मेरे पास तीन आपको पास एग्जांपल दिखाता हूँ। एक है सी सिंगल बॉन्ड सी, एक है सी डबल बॉन्ड सी, एक है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, हमने तीन एग्जांपल देखे हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मेरा के क्या है? के फोर्स कांस्टेंट है और इसे हम बोल रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये तीन मेरे पास ये आपको एग्जांपल दिए हैं, एक, दो, तीन। इसमें इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? इन तीन में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसको हम इजिली नहीं तोड़ सकते हैं? तो देखिए, कॉमन सेंस लगा सकते हैं इसमें कि इस बार अपने पास तीन बॉन्ड है, यहाँ दो बॉन्ड है और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ना, उतनी ज्यादा उसकी क्या आएगी? पी मैक्स की वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है। ये हमने कहां से पता लगा? ये पता लगा हमें हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ ने यही तो बताया था कि भाई जो फ्रीक्वेंसी आपकी है वो के पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, और के क्या में रखे? बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ आप देखो, तीन मेरे पास एग्जांपल है, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो जो ट्रिपल बॉन्ड सी वाला जो है, इसकी देखिए, इसकी मैं आपको फ्रीक्वेंसी लिख के बताता हूँ। ये है इसकी 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या है? 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, हमने स्टडी की, और हमें पता लगा कि जो सी सिंगल बॉन्ड सी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 1200 आ रही है। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इसकी आ रही है 1650, और जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसकी क्या आ रही है? 2200 2200 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू आ रही है। तो इससे हमें पता क्या लग रहा है? इससे ही पता लग रहा है कि आपकी जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप एक नोट करके आप लिख लीजिए इसको एज ए ट्रिक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या होगा? हाइयर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हाइयर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, और आपका हाइयर फ्रीक्वेंसी भी दिखेगी आपको ग्राफ के अंदर। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, सिंगल बॉन्ड कार्बन की आपको 1200 दिख रही थी, डबल बॉन्ड की 1650, और ट्रिपल बॉन्ड में 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेकंड फैक्टर हमारा एटॉमिक मास पे है ना। कैसे? हमने फॉर्मूले में क्या देखा था अभी? म्यू था, वो ये था, ये किस पे डिपेंड कर रहा था? आपकी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। एक तो था आपका फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली, और इनवर्सली किस पे था? रिड्यूस मास। ये है रिड्यूस मास का फॉर्मूला। जब हम फ्रीक्वेंसी में आप कभी भी चेक करते हैं तो दो एटम्स के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं सी सी एल, तो ये एक एटम है, ये मेरा दूसरा एटम है। इसको मैं अगर एम वन बोल दूं, इसको बोल दूं M2। तो आपके पास हमेशा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो चेक कर रहा है, वो दो एटम के बीच के जो बीच वाला बॉन्ड है, इनके जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसकी चेक कर रहा है। तो इन दोनों का जो मास है, इस पे भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करती है। क्या करती है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस पे भी डिपेंड करती है। इसका समझ लेते हैं। आपको ट्रिक क्या करनी है यार? हेवियर द एटम, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके पास ये एटम है ए, इनके बीच में बॉन्ड है, ये है एटम बी। मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे एटम तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बोल रहा हूँ ये 2 kg का है और ये मेरा 10 kg का है। मान लीजिए इतने एटम वजन नहीं होता है इनमें, लेकिन समझने के लिए समझ लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है सी, ये है डी। ये 2 kg रख लेता हूँ, यहाँ पे एज इट इज है, इसको ए रखना है, ए ही है, ये 2 kg है, और यहाँ कर लेता हूँ 5 kg। अब मैंने डाला यहाँ से आई आर स्टडी करने के लिए।
तो वाइब्रेशन जो होगी इस बॉन्ड में ज़्यादा होगी या इस बॉन्ड में ज़्यादा होगी? क्या होगा? आप देखेंगे यहाँ देखिए, यहाँ पे वेट इतना ज़्यादा है कि जो लाइट आपकी आ रही है आईआर, वो उतना इफ़ेक्ट कर ही नहीं पाएगी क्योंकि जो वेट इतना ज़्यादा एटम का हो गया है कि वो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन शो ही नहीं करेंगे, हल्के भी जो वाले मॉलिक्यूल थे ये आपका वाइब्रेशन शो करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है आपका, जब भी एटम का मास ज़्यादा होगा, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। और अगर हम एटम का वेट कम कर दें, एटम्स का वेट कम कर देंगे अगर हम, तो आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? एग्जांपल एक और ले लेते हैं, समझने के लिए याद रखिएगा इसको। ये सीएच बॉन्ड और ये कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। मैंने कार्बन सेम ही रखा है, हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है ड्यूटेरियम को। तो मुझे बताइए इसका जो वेट है, ड्यूटेरियम का ही हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन के केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली जब हमने स्टडी की तो आपको मिली थी 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। इस केस में मिली थी 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो नहीं पाई और उसकी क्या हुई, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू कम हो गई। इसका वेट हल्का था इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको देख लीजिए कि जो एटम का वेट है, एटम का जो वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। कौन सी फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक। अब देखते हैं दूसरा राइट कि किस पे और डिपेंड नहीं करती है। तीसरा हमारा केस है जिसपे अफेक्ट करता है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे फैक्टर, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोलिक्यूल। एटम लिख लीजिए यहाँ पे कि हमारे एटम की और जो मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ अभी और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वही टेबल यहाँ है मेरा मॉलिक्यूल बॉन्ड, मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ लिख रहे हैं सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख रहे हैं इन सेंटीमीटर यूनिवर्स। मेरे पास दो बॉन्ड है सी एच सी एच सी एच, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड है। लेकिन ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है मेरी sp3, इसकी है sp2 और इसकी है ओनली sp। क्लियर है? आप देखेंगे इसकी जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आई थी sp3 वाले कार्बन की, ये आई है मेरी 2850। सेकंड वाले केस की आई है 3010 और ये तीसरे वाले केस की आई है 3300। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये मेरा sp3, इसमें अगर परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूं तो इसमें मेरा एस करेक्टर की वैल्यू कितनी है, इसमें 25% है, इसमें मेरी 33% है और इसमें है 50%। तो क्या पता लगा, जैसे ही आप इसमें देखिए इसका नोट करके हम लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता लगा, इससे कंक्लूजन निकला है कि परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा होगा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या होगा? वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ये हमें कैसे पता लगा? ये पता लगा एक्सपेरिमेंट से। हमने देखे तीन हमने मॉलिक्यूल्स लिए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही थे लेकिन वो sp3 है, sp2 और sp है। जहाँ sp कैरेक्टर सबसे ज्यादा था वहां हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी ज्यादा आई है। ठीक है, तो ये आप नोट करके आप याद इसको कर सकते हैं। तो अगला फैक्टर है डी, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ये दो है मेरे पास एग्जाम्पल, एक है सी कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड क्लोरीन। सबको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन, इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं ई लिख रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि अपना जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डाइपोल मोमेंट पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का जिसकी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो वो आईआर शो ही नहीं करेगा और वो आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल माना जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस पड़ता है? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड के बीच में, उन एटम्स के बीच में, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इस केस में इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी-सी कम होगी। इसको आप नोट करके लिख लो। इफ one atom is more electronegative it pulls इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका बॉन्ड, क्या होता है? बॉन्ड आपको हो जाएगा बिकम स्ट्रॉन्ग और आपकी इंक्रीज हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। क्या होगा? इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा कार्बन से, ठीक है? और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर से पुश होंगे क्लोरीन की तरफ और बॉन्ड में क्या आएगा? बॉन्ड की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हमारा अगला एग्जांपल फैक्टर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? मेरे पास दो इसके केस हैं। एक है फिनॉल ग्रुप, ये किसी से अटैच नहीं है, फ्री है ये। क्या है? फ्री एल्कोहल ग्रुप। दूसरा है ये ये वाटर के साथ में आपका लिंक है। कौन सा? ये वाला एल्कोहल ग्रुप। ये क्या मतलब फ्री नहीं है, वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन है। तो इसको लिख लेते हैं एल्कोहल इन वाटर। जब मैंने दोनों एल्कोहल का क्या किया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मुझे क्या मिला? मुझे मिला इसकी जो वैल्यू आ रही थी, इसकी सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आ रही थी, वो मुझे इसकी मिली 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। और जब मैंने फ्री एल्कोहल की चेक की तो इसकी मुझे मिली 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अपने पास दो एग्जाम्पल थे। एक था फ्री एल्कोहल ग्रुप, दूसरा था एल्कोहल ग्रुप फ्री नहीं है, वाटर के साथ वो आपका बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब जब हमने इसकी हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो हमें दो चीजें मिली। जो हमारा एल्कोहल फ्री नहीं था, वाटर के साथ था, उसका अपनी फ्रीक्वेंसी आई थी 3400। जो फ्री एल्कोहल था उसकी अपनी वैल्यू आई फ्रीक्वेंसी की 3600, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से हमारी जो क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जा रही है। क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूसेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है? आपका बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी कम आती है। अगला है हमारा जो फैक्टर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट एंड है रेजोनेंस इफेक्ट। ये लास्ट इफेक्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा तो होता है, एक तो पॉजिटिव आई हो सकता है, एक नेगेटिव आई हो सकता है। अब दोनों केस लेके चलेंगे, ठीक है? नेगेटिव आई का मैं पहले लेके चलता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखिए व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप लाइक
Cl NO2 is attached to a molecule, it pulls electron to sigma bond थ्रू सिग्मा बॉन्ड आपका ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और इससे आपका क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने लिया था कार्बन Cl का है और एक कार्बन हाइड्रोजन का है, तो ये क्या है, ये क्लोरीन जो है इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। हमने जैसे पढ़ा था ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले उसमें फैक्टर में, इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारी बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है, बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? नोट करके लिख लेना, नेगेटिव इफेक्ट इंडक्टिव आई इफेक्ट लगाने से आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है अगर हम कोई भी ऐसा आइटम या मॉलिक्यूल अटैच करते हैं अपने सैंपल से। पॉजिटिव आई इफेक्ट में इसका उल्टा करना है, पॉजिटिव आई इफेक्ट से क्या करना है आपको, इसका उल्टा कर देना है। पॉजिटिव आई इफेक्ट्स को ऐड करने से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। नेगेटिव आई इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं तो इसका ही आप अपोजिट कर लेना पॉजिटिव आई इफेक्ट पर, है ना। इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, मेरे पास दो थे सैंपल है मेरे पास, एक तो है CH3 CO CH3, इसे बोलते हैं एसीटोन, अगर आपने नाम सुना हो। दूसरा केस है, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O, उधर CH3 है, इधर मैंने हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन ऐड कर लिए हैं, ये क्लोरीन मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसकी जो वैल्यू आई थी मेरी, इसकी वैल्यू आ रही है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। इस वाले केस में चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव आई इफेक्ट लगाया क्लोरीन को ऐड करने से, यहाँ पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी, ये हो गई 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव आई इफेक्ट लगाया है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट लगाने से आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू डायरेक्ट बढ़ जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेना, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इसमें आप देख लीजिए, मेरे पास है मीथेन है CH4, इसमें मेरे पास इस तरह से लिख लिया इसको, 4 हाइड्रोजन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले केस में इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ CH3, एक हाइड्रोजन की जगह में लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है माइनस आई, ये है प्लस आई। इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2917 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू घटेगी अगर बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया जो कि का नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। इसकी वैल्यू आई हमारी 3003 सेंटीमीटर इनवर्स। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बचा है आपका रेजोनेंस। इसमें कुछ नहीं करना आपका, देखो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। रेजोनेंस अकर्स when a pi electron delocalized over adjacent pi bonds और लोन पेयर। जैसे मेरे पास है बेंजीन है, बेंजीन रेजोनेंस शो करती सबको पता है। दूसरा केस ले रहा हूं मैं ये साइक्लोहेक्सेन का,
इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। अब बेंजीन वाले केस को ही मैं थोड़ा-सा इसको और मॉडिफाई कर लेता हूँ। इसमें अगर OH लगा दूँ तो उसका रेजोनेंस और ज़्यादा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, डीलोकलाइजेशन जो है पाई बॉन्ड का, वो क्या करता है आपका, रिड्यूस करता है बॉन्ड ऑर्डर को। उसके बाद होता क्या है, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई हमारी, तो आपका क्या हुआ, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी कम हो गई। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था, सबसे पहले जो लॉ देखा था हमने, इसमें एक ही लॉ है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के के। के हमारा क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही कम हो गई तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा कैसे आ सकती है, नहीं आएगी ना। ठीक है। अब जैसे हमने देखा ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता रहता है, तो यहाँ दिखने में डबल बॉन्ड लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, जबकि ये ना तो ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या आपका रेजोनेंस में है। तो आपकी अगर यहाँ डबल बॉन्ड ही होता, रेजोनेंस नहीं होता, तो हम तो डबल बॉन्ड काउंट करते ना, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से हम इसे डबल बॉन्ड काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं और अपनी वीडियो हो जाएगी एंड। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CO CH3, ये आइसोटोनिक है जो हमने ऊपर देखा था। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी आ रही थी अप्रोक्सीमेट 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ RCNH2, ये मेरा अमाइड ग्रुप है। इसमें देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आने की वजह से आपका जो अब वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये है, आपको इन शॉर्ट ये है कि रेजोनेंस क्या करता है, आपका फ्रीक्वेंशियल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डायरेक्ट कम करता है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में हमने देखा कि भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जो है काम कैसे करता है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, सब चीज समझी। फिर हमने देखा वाइब्रेशन कैसे होती है, वो सारी वाइब्रेशन देख ली हमने। और लास्ट में जो फैक्टर्स जिससे वाइब्रेशन वैल्यू आपकी अफेक्ट हो सकती है, वो सारे के सारे फैक्टर्स हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक भी कर देना। और कुछ भी डाउट आता है आपका तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर